नमस्कार विद्यार्थियों। हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं वह है तुगलक वंश। तुगलक वंश में पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक MB ये पढ़ रहे थे। हमने मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, 5 योजनाएं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान, अन्य सैन्य अभियान। उसके सैन्य अभियान को पढ़ते देखो। पहला है मंगोल आक्रमण। ये कब हुआ था? 1328 और 29 ईस्वी के आसपास। क्या हुआ क्या था? ये ट्रांस मध्य एशिया में ट्रांस ऑक्सियान यहाँ का जो मंगोल चगताई शासक था, मंगोलों की चगताई शाखा का जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन तर्माशियन उसका यह नाम था। इसने क्या किया था? भारत पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण किया। उसमें भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया? इस आक्रमण का सामना किया, और यह आक्रमण जो था ये पहला व अंतिम आक्रमण था। अंतिम विदेशी आक्रमण था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ। ठीक है, पहला व अंतिम किसने किया था? तर्माशियन। अब जो बर्नी है इतिहास का, बर्नी इस आक्रमण की कोई जानकारी नहीं देता। बर्नी कोई उल्लेख नहीं करता अपनी तारीखी फिरोजशाही के अंदर इस आक्रमण के बारे में। जबकि अन्य इतिहासकार जो है इसामी ये उल्लेख करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेनापति यूसुफ बुगरा को भेजा। अपने सेनापति यूसुफ बुगरा को भेजा इस आक्रमण का सामना करने के लिए। इसने क्या किया? झेलम नदी है, नदी का नाम है झेलम नदी पर मंगोलों को क्या किया? परास्त किया, उनको हरा दिया। इस्लामी के अकॉर्डिंग यूसुफ बुगरा को भेजा गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको भेजा, झेलम नदी पर युद्ध हुआ और मंगोल उसमें हार गए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना जीत गई। जबकि अन्य इतिहासकार और है, उसका नाम है फरिश्ता। क्या नाम है? फरिश्ता क्या उल्लेख करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने
जो मंगोल आक्रमणकारी थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, इनको क्या किया, 5,000 दिनार देकर वापस भेज दिया। इनको 5,000 दिनार दे दी और हिंदुस्तान से वापस भेज दिया। यानी इन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की सोची इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इन मंगोलों को, आक्रमणकारी को 5,000 सोने की दिनार दे दी और उसको शांत कर दिया और वो ऐसे चला गया। ठीक है, तो बर्नी इस आक्रमण के बारे में खामोश है, जबकि ये दोनों इसका उल्लेख करते हैं। अब देखो, इस आक्रमण के दौरान क्या हुआ था, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये लाहौर तक आ गया था। लाहौर में रहकर सैन्य संचालन कर रहा था और लाहौर में रहकर इन्होंने इसको या तो हरा दिया या पैसे देकर वापस भेज दिया। इसी दौरान इसने पंजाब में एक जगह है कालानौर, इसको जीत लिया। पंजाब में कालानौर को जीत लिया और पेशावर, पाकिस्तान में आज पेशावर, पेशावर को जीत लिया। इन दो जगहों को जीत लिया, अपने यानी अपने अधिकार में कर लिया, कालानौर और पेशावर को। इसी आक्रमण के दौरान लाहौर में डटा हुआ था ये, कालानौर जीत लिया और पेशावर को विजित कर लिया। ठीक है, तो ये मंगोल आक्रमण था। अब दो मत सामने आते हैं, या तो उनको हरा दिया या फिर उनको पैसे देकर शांत कर दिया। अधिकतर जो सही इतिहासकारों को जो सही अनुमान है वो इस तरफ है कि उसने पैसे देकर उनको शांत कर दिया था, पर इस तरह की बात पर ज्यादा यकीन करते हैं इतिहासकार। और बाद में क्या होता है, जब खुरासान अभियान होगा, खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक इस तर्माशियन से क्या करेगा, संधि करेगा, साथ में मिस्र के सुल्तान से। तर्माशियन, मिस्र का सुल्तान और मोहम्मद बिन तुगलक एक त्रिगुट बनाएंगे खुरासान के अबू शेर के खिलाफ। तो इस प्रकार से मंगोल आक्रमण था, इसका इसने इस प्रकार से सामना किया। इसके बाद जो आक्रमण रहेगा वो रहेगा एक खुरासान अभियान। खुरासान अभियान के बारे में भी बता चुका हूं। त्रिगुट का संगठन, त्रिगुट का निर्माण करते हैं, एक बड़ी सेना का गठन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन क्या हुआ, मध्य एशिया में राजनीतिक स्थितियां पलट गई और वो उसको जो योजना थी, जो योजना बनाई थी उसको मध्य एशिया पर आक्रमण करने की, खुरासान पर आक्रमण करने की, उसे वो छोड़नी पड़ी। तो वो उसके 5 योजनाओं में पढ़ा चुका हूं। पहली मंगोल आक्रमण, ये याद रखना है आपको। दूसरे की भी खुरासान अभियान, ये पढ़ा चुका हूं, ये अभी पढ़ ली, ये पढ़ ही लिया। इसके बाद जो तीसरा अभियान था वो था नगरकोट पर आक्रमण। देखो, नगरकोट में हिंदू राजा था। कौन था? हिंदू शासक राज करता था। नगरकोट कहाँ है? ये है कांगड़ा वाले क्षेत्र में, कांगड़ा वाले क्षेत्र में, यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। वह क्या थे, कराची अभियान के लिए उसने कितनी सेना इकट्ठी की थी? 3,70,000 की सेना, कितने सैनिकों की सेना इकट्ठी की थी। तो उसने उस सेना का युद्ध जो था वो कांगड़ा में कर लिया। कांगड़ा में हिंदू शासक था। कांगड़ा का जो किला था, दुर्ग को घेर लिया गया, घेर कर उस पर आक्रमण किया और दुर्ग को क्या कर लिया गया? जीत लिया गया। दुर्ग को जीत लिया गया, यानी कि कांगड़ा को जीत लिया।
लेकिन बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने वापिस दुर्ग को जो हिंदू राजा था लौटा दिया। यानी कि यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता के साथ उदारता का परिचय दिया। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, साम्राज्यवादी तो था ही, लेकिन कांगड़ा विजय में उसने क्या दिया, धार्मिक सहिष्णुता के साथ उदारता का परिचय दिया। अब धार्मिक सहिष्णुता को देखो आप किस तरीके से उसने परिचित किया, यथार्थ रूप दिया। क्या था कि नगरकोट के कांगड़ा आजकल का हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हिमाचल, वहां पे नगरकोट में एक मंदिर था, माता का मंदिर, ज्वालामुखी माता का मंदिर, ज्वालामुखी माता का मंदिर था। इसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, यानी कि इस मंदिर को क्या किया, हानि नहीं पहुंचाई। जबकि मुस्लिम क्या करते थे, मुस्लिम शासक किसी भी हिंदू राजा पर अटैक कर देते थे, वहां के मंदिरों को, वहां के जो धार्मिक स्थान थे उनको अपवित्र करते थे, उनको तोड़ देते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मंदिर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। हानि ना पहुंचाकर उसने धार्मिक सहिष्णुता का यहाँ पर परिचय दिया। इस कांगड़ा वाले जो नगरकोट का जो दुर्ग है, इसको जीत लिया गया। जीतने के बाद उसने उसी नरेश को वापस लौटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने क्या दिया, उदारता का परिचय दिया, मंदिर को ना तोड़कर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। तो ये था उसका नगरकोट अभियान, जो कि कब किया गया था, ये नगरकोट अभियान आक्रमण 1337 ईस्वी में, याद रखना। आगे देखिए, नगरकोट हो गया। चौथा अभियान जो था इसका, वो था कराची अभियान। ये पढ़ाई चुका हूं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में था, चीन और तिब्बत वाले एरिया में, चीन और हिंदुस्तान के बीच में पूरी सेना को, 3 लाख की सेना को वहां पर भेज दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि वहां की परिस्थिति आएंगी, वहां का जो मौसम है वो बर्फीला है, तो वहां पूरी सेना क्या होगी, नष्ट हो गई। अगला जो अभियान है 5वां, वो है दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान। देखो, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उस टाइम पर, वो थे देवगिरी, एवं मैप में देखो, ये दक्षिण भारत है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये नर्मदा नदी, ठीक है। यहां पर है देवगिरी, यहां पर है वारांगल, ठीक है। यहां पर है द्वार समुद्र, और द्वार समुद्र से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है काम्पिल, यहां पर है मदुरई। तो ये कुछ राज्य थे,
और ये वाला एरिया कहलाता है माबर्ग। कौन सा? माबर्ग। अब क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत की तरफ अभियान करे। दक्षिण भारत की तरफ देवगिरी जो था ये ऑलरेडी ही क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार में था। अब वो काम्पिल को, वारंगल को पहले जीत लिया था। जो गियासुद्दीन तुगलक था तभी दिल्ली में मिला लिए गए थे जोरा खान द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अब क्या करें, काम्पिल जो एकमात्र ये वाला राज्य जो था ये बचा हुआ था। कौन? काम्पिल। एकमात्र राज्य कौन सा था? काम्पिल। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था काम्पिल देव। अब इस आक्रमण का जो कारण था, कारण क्या था? कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई जिसका नाम है गुरशास्प, चचेरे भाई जिसका नाम है गुरशास्प, इसने क्या किया था? इसने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। विद्रोह किया किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। और ये कहां चला गया? ये चला गया काम्पिल। काम्पिल में क्या ले ली इसने? शरण ले ली। कहां पे? काम्पिल में। और आपको तो पता ही होगा कि हिंदू रिवाज के अकॉर्डिंग चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उसका मेहमान के रूप में स्वागत किया जाता है, कोई भी हो चाहे, और मेहमान को शरण दी जाती है। तो वैसा ही कुछ नैतिकता, वैसा ही कुछ धार्मिक स्वभाव काम्पिल देव ने अपनाया और गुरशास्प को क्या दी थी? शरण दे दी। और इस शरण का क्या हुआ? इससे खामियाजा भुगतना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? काम्पिल देव जो था, काम्पिल देव पर आक्रमण, काम्पिल देव ने शरण दी और इसका खामियाजा से भुगतना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल देव पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। काम्पिल राज्य पर आक्रमण कर दिया और युद्ध हुआ। युद्ध में काम्पिल देव क्या किया? लड़ता हुआ मारा गया। और जो काम्पिल राज्य की स्त्रियां थी, दुर्ग की स्त्रियों ने क्या किया? स्त्रियों ने जोहर कर लिया। सामूहिक जोहर किया। और इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हो गया? उस पर अधिकार हो गया काम्पिल राज्य पर। और काम्पिल राज्य को क्या कर लिया गया? इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। काम्पिल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मिला लिया गया। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था काफी लंबा चौड़ा हो गया। ये वाला एरिया भी, ये वारंगल उसके अंडर में था, देवगिरी था ही, काम्पिल आ गया, द्वार समुद्र था आ गया, माबर वाला इलाका आ गया, काफी बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आ गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इधर लिख रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को जो उसके अधिकार में था उसको 5 भागों में विभक्त कर दिया। 5 प्रांत बना दिए उसने। क्या बना दिए? 5 प्रांतों में बांट दिया। क्या कर दिया? 5 भागों यानी कि 5 प्रांतों में बांट दिया।
5 प्रांतों के जो नाम है वो है, इन 5 प्रांतों के नाम ये देखो, पांचों प्रांतों के नाम हैं देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, काम्पिल व माबर। इस प्रकार से क्या देखा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक था, और उसके साम्राज्य का शिकार क्या हो गया, दक्षिण भारत भी हुए। और इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो था, ये देखो, वो कश्मीर को, इस वाले एरिया को छोड़कर, बलूचिस्तान को, और ये राजस्थान वाला जो एरिया है ये वाला, इसको छोड़कर, ये दक्षिण भारत ये इलाके छोड़कर, और ये पूर्वोत्तर वाले इलाके छोड़कर सारा का सारा भाग भारत उसके अंडर में था। यानी कि कश्मीर, राजस्थान, बलूचिस्तान, कश्मीर, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओडिशा, इसके अलावा ये उड़ीसा वाला इलाका है, ये इन चारों को छोड़कर सारा का सारा भारत उसके अंडर में था, ये वाला इलाका सारा। ठीक है, ये इलाका इतना बड़ा साम्राज्य उसके पास था, किसके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और उसने क्या किया था, सारे साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यानी कि विकेंद्रीकृत की ओर ना जाकर, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसी नीति अपनाई थी, ये दक्षिण भारत के राज्य को क्या किया था, उसने जीत कर वापस लौटा दिया था, कर्ज राज्य बना दिया था। इसने क्या किया, उल्टा कर दिया, कर्ज राज्य ने बनाकर उसको क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ला दिया, यानी कि दिल्ली में उसका विलय कर दिया। और यहां पर किसकी नियुक्ति कर दी, अपने दिल्ली से गवर्नरों की नियुक्ति कर दी, यहाँ पर वहां के शासकों को हटा दिया, कहने का मतलब है। और इसी के बावजूद क्या हुआ था, इसी के बावजूद क्या हुआ था, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाने के कारण इसके खिलाफ सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे। तकरीबन 34 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हुए थे, और उसकी इसी नीति के कारण हुए थे। इसने पूरे साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो ये इसके अभियान थे। ये दक्षिण अभियान है, इसको हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो इसके अभियान कंप्लीट हो गई। आगे देखो, जैसे कुछ सुधार, देखो मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि पुनर्स्थापना के लिए
प्रयास, कृषि पुनर्स्थापना के लिए प्रयास। देखो इसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी से लौटने के बाद, देवगिरी का क्या बनाया था इसने, राजधानी बनाया था। देवगिरी से लौटने के बाद कृषि के विस्तार व सुधार पर ध्यान दिया। इसके लिए इसने क्या किया, इसने इसके लिए क्या किया, एक विभाग की स्थापना की, दीवान अमीर कोई। ये क्या था, ये था कृषि विभाग। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देखो, इस विभाग का जो उद्देश्य था वो था राज्य की ओर से सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। उद्देश्य क्या था, राज्य की तरफ से किसानों को सहायता प्रदान करना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, अच्छी उत्पादन प्रणाली को लागू करना, फसलों में सुधार करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके पीछे, इस विभाग को लागू करने के पीछे दीवान, ये जो कृषि विभाग है, इसका जो प्रमुख होता था उसे कहते थे अमीर कोई कहा जाता। दीवान अमीर कोई का जो प्रमुख होता था उसका कहते थे अमीर कोई। क्या करता था, इसके कार्य क्या थे, इसके कार्य देखो, इसके कार्य थे किसानों को तकावी यानी कि कृषि ऋण देना, ताकि क्या हो, अच्छी खेती हो। बैल, कुएं, हल आदि के लिए ऋण, तकावी ऋण में जो आते हैं कृषि के लिए ऋण, जिसमें आते हैं बैल, कुएं खोदने के लिए, हल के लिए, आदि के लिए ऋण, बीज के लिए ऋण देना, इनके लिए ऋण मुहैया ये करवाता था। इसके लिए, इस ऋणों के लिए सुल्तान ने क्या किया था, सुल्तान ने 70 लाख टका खर्च किए, 70 लाख टके खर्च किए इसी विभाग के लिए। सुल्तान चाहता था कि 1 हाथ गज भूमि भी, 1 हाथ गज, सॉरी गज हाथ की बात है, 1 हाथ चौड़ी, 1 हाथ चौड़ी भूमि भी कृषि योग्य
नर, कृषि योग्य नर, कृषि योग्य का मतलब कृषि के बिना नर, कृषि के बिना न रहे, ये चाहता था। वो चाहता था जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को क्या हो, कृषि योग्य बनाया जाए, कृषि योग्य बनाया जाए, और क्या हो, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो, कृषि योग्य भूमि का क्या हो, विस्तार हो, यानी अधिक से अधिक लोग क्या करें, कृषि करें। ये वह चाहता था, इसका मकसद ये था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उत्पादन के तरीकों में बदलाव किया। क्या किया, उत्पादन के तरीकों में बदलाव किया। उसके लिए उसने एक पद्धति अपनाई, शिष्यावर्तन, एक पद्धति अपनाई शिष्यावर्तन की। शिष्यावर्तन का मतलब होता है बदल बदल कर कृषि योग्य करना, यानी कि शिष्यावर्तन का मतलब होता है यह पद्धति लागू की। इसका मतलब क्या होता है, शिष्यावर्तन पद्धति, ये लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है कि बदल बदल कर कृषि करना, यानी कि जहां पर पहले गेहूं बोया जाता था वहां पर अब क्या बोया जाए, गन्ना बोया जाए। जहां पर पहले गन्ना बोया जाता था वहां पर अंगूर बोया जाए। जहां पर अंगूर बोया जाए तो वहां पर जौ बोया जाए। मतलब कि जहां पर जो पहले कृषि की जाती थी उसके स्थान पर वहां पर दूसरी फसल बोई जाए, फिर उसके बाद वहां पर अगले साल वहां पर दूसरी फसल बोई जाए। तो इससे क्या है, शिष्यावर्तन हेर बदल बदल कर कृषि करना, हेर फेर करते रहना उसी स्थान पर। इससे क्या है कि भूमि की उर्वरता क्षमता बनी रहे और कृषि उत्पादन भी बढ़ता रहे। तो उसका मतलब ये था कि जहां पर क्या था कि गेहूं की जगह क्या बोना, गेहूं की जगह क्या बोना, गन्ना। और जहां गन्ना है, गन्ना की जगह बोना गेहूं। और जहां जौ है, जौ की जगह क्या बोना, अंगूर बोना। और अंगूर की जगह जौ बोना। ऐसे फेर बदल करके कृषि उत्पादन करना, ये उसकी पद्धति थी। ठीक है, तो ये कृषि सुधार थे। आगे देखो, उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल राहत कार्य की। अकाल राहत कार्य की क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 7 वर्षों तक क्या पड़ा था, अकाल पड़ा। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक कंटिन्यू। और उससे क्या हो गई, अनाज की कमी हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एक अकाल राहत संहिता का निर्माण किया। क्या किया, अकाल राहत संहिता का निर्माण किया। और ये काम करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। यह जो काम किया था इसने, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान ने इसने अकाल राहत संहिता निर्माण की थी।
ये बनाने वाला सर्वप्रथम सुल्तान यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखो, अब क्या किया गया अकाल के समय क्या किया गया, और किसानों का लगान क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और अकाल के समय निशुल्क भोजन वितरण, निशुल्क भोजन वितरण प्रणाली लागू की गई। निशुल्क भोजन वितरण प्रणाली लागू की गई, यानी निशुल्क भोजन व्यवस्था अपनाई गई थी। उसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या किया था, नियुक्त किया। क्या किया, इब्न बतूता को भोजन व्यवस्था की देखभाल करने के लिए, निशुल्क भोजन व्यवस्था की देखभाल करने के लिए ऐबक के मकबरे पर इसको नियुक्त किया। कहां पर, ऐबक का जो मकबरा है, यहां पर क्या किया जा रहा था, निशुल्क भोजन करवाया जा रहा था। ऐबक के मकबरे पर क्या किया जा रहा था, निशुल्क भोजन करवाया जा रहा था लोगों को। तो भोजन करवाने के लिए, लोगों को निशुल्क भोजन करवाने के लिए इब्न बतूता की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इब्न बतूता ये जानकारी देता है कि उसने जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर गोदामों में अकाल के समय निपटने के लिए जो चावल रखे गए थे, जो अनाज रखा गया था, उसको उसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर खाया था। कि वो जो गोदामों में अनाज रखा गया था, वो रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। वजह क्या थी, क्योंकि जब भी अकाल पड़ जाए तो अकाल के समय उस अनाज का लोगों में वितरण किया जा सके, ताकि लोग भूखे ना मर सके। और उस समय अकाल नहीं पड़ा, अकाल पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 7 वर्षों का। तो वो अनाज मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर काम आया। इसकी उल्लेख, इसकी जानकारी में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। ठीक है। और इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, आयात कर और भूमि कर को छोड़कर, आयात कर और भूमि कर को छोड़कर सारे कर क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। सारे कर समाप्त कर दिए। यह उसकी व्यवस्था थी, इसकी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा उसने किसी प्रकार का कोई कर नहीं वसूला, आयात कर और भूमि कर के अलावा। ठीक है। तो ये थी मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान और उसको सुधार कार्य। इसमें अकाल राहत आ जाएंगे, और उसके जो कृषि में सुधार की व्यवस्था जो लागू की थी दीवान अमीर को ही, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। सो ये आज के लिए ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।